Hi friends, welcome to Electricity Market in India and I'm very sorry yesterday we were supposed to do our first Q&A session but we could not do because मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, so I have to skip that session. So anyways what I have decided is कि आप लोगों ने कई comments किए थे पिछले वीडियो पे कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए. So आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू आंसर दोज क्वेरीज जिन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट्स किए थे, सो दैट आइडिया वॉज द सेम कि Q&A सेशन में भी इनके आंसर सी क्वेरीज के आंसर करने थे, तो मैं उसको आज इस वीडियो में कर दे रहा हूँ. इससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं. सो अगर मैं एक क्वेश्चन के आंसर आज देता हूँ तो इससे कई लोगों को इससे मदद मिल सकती है. सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चंस विच वे आर रेज्ड इन द लास्ट वीडियो. सो हम एवरी 15 डेज में एक सेशन करेंगे. आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आज के इस वीडियो के नीचे भी आप लोग फिर से लिख दीजिए. 15 दिन बाद मैं एक और फिर से Q&A का आंसर दूंगा, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा और उसके आंसर्स दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था आराम वाली ज़िंदगी. ये उनका नेम नहीं है, इनका नाम है अर्जुन अलम. सो इनका क्वेश्चन है माई लैंड इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी. आई एम थिंकिंग टू कंस्ट्रक्ट 1 megawatt plant but there is no road for trucks to travel and other farmer is not allowing trucks to travel through their land. What legal stuff I can do in this case? Okay. तो इसमें देखिए, आप इसमें जो क्वेश्चन से वो समझ में आ रहा है कि आप 1 मेगावाट प्लांट लगाना चाहते हैं. उसमें कोई अप्रोच रोड नहीं है सिटी से उस लैंड तक जाने की, सामान ले जाने के लिए. सो इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे उस ज़मीन के नियरेस्ट सबस्टेशन कितना दूर है, ये चीज़ क्लियर नहीं है. अगर पता चला वो डिस्टेंस 1 मेगावाट प्लांट के लिए जनरली 2-3 किलोमीटर के ऊपर अगर डिस्टेंस चला गया तो आपका वो नॉन वायबल प्रोजेक्ट बन जाएगा. आपके लिए वायबिलिटी नहीं है फिर 1 मेगावाट प्लांट के लिए. तो आपने एक चीज़ ये तो क्लियर नहीं लिखा है कि आपका सबस्टेशन डिस्टेंस कितना है फ्रॉम योर लैंड. सेकंड, आप बोल रहे हैं कि आपके वहाँ पे फार्मर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऐसे केसेस बहुत सारे ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स में होते हैं एंड इसको बोला जाता है ROW इश्यूज़, राइट ऑफ वे इश्यूज़. सो ROW इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं. ये इतना आसान नहीं होते कि आप छत में लगा दिया, एक आपका छत है आपने लगा दिया. रूफटॉप प्रोजेक्ट्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट में आपके साथ एक पूरी टीम होनी चाहिए जो आपके साथ काम करेगी. एक लॉयर्स की लीगल टीम होनी चाहिए, कमर्शियल टीम होनी चाहिए, इंजीनियरिंग टीम होनी चाहिए एंड ऑल. सो ये जो मसला है ये लीगल इशू है. आपको ये लीगली उनके साथ समझाना पड़ेगा. जनरली जो लैंड एग्रीगेटर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ज़मीन लैंड एक्विजिशन में, ये सब मामले वो लोग सॉल्व कर देते हैं. प्लस जो आर्बिट्रेटर्स भी होते हैं, सो कई बार आपको लॉयर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती. देयर आर मेनी आर्बिट्रेटर्स इन मेनी सिटीज़. आप उनको गूगल में सर्च कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए. वो लोग इनके साथ बैठ के बीच में दोनों पार्टीज बैठती हैं और उसको सॉल्व कर लेती हैं. और ये वन टाइम का इशू है. जब आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. जब आपका एक बार सामान चला गया उसके बाद बार बार आपको उनके ज़मीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सामान ले जाने में नहीं होता है. फ्यूचर में हमने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें आपका एक बार सोलर प्रोजेक्ट लग जाएगा बट उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कई दूसरे लोगों की ज़मीन के ऊपर से होते जाती है. तो उस टाइम उनको कुछ मुआवजा देना पड़ता है, रिकरेंट मुआवजा देना होता है या फिर वन टाइम पेमेंट से भी कई लोग मान लेते हैं. तो ये एक 1-to-1 अरेंजमेंट है. ये आपको खुद ही सॉल्व करना है विथ एनी हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर. बाकी डिटेल्स आपके क्वेश्चन में इतनी नहीं है तो मैं उस पर और ज़्यादा आंसर नहीं करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. निखिल अपसिंघे ने लिखा है महाराष्ट्र से. सर महाराष्ट्र में कब से 2 मेगावाट पावर प्लांट चालू कर सकते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब एक्सेप्ट करेगा कुसुम योजना? ओके. सो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि अभी तक कुसुम कंपोनेंट ए जो है इट्स ए पायलट प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक बार वो 1000 मेगावाट टेस्ट केस में कुछ स्टेट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया है. उसमें वो लोग इस परियोजना को चालू करेंगे. उसका रिजल्ट देखेंगे, उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बेसिस पे वो
बाकी स्टेट्स में चालू करेंगे। उन लिस्ट ऑफ स्टेट्स में वो जो 10 स्टेट्स थे उसमें महाराष्ट्र भी था, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि कुसुम कब से स्टार्ट होने वाला है, और आई थिंक कोविड का भी इसमें इम्पैक्ट है, कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं। तो निखिल जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कांटेक्ट कीजिए मेडा से, महाराष्ट्र एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मेडा का हेल्पलाइन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर से उनसे बात कीजिए, संपर्क कीजिए कि आप लोग कब कुसुम योजना लागू करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये लागू हो चुका है, ये स्कीम अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट लागू कर चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका नोटिस आ चुका है, तो इन 4 स्टेट्स में ये चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानन सारस्वत का। नमस्ते, 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से ओपन एक्सेस में कम से कम कितने किलोवाट के लिए पीपीए हो सकता है और किस दर से पीपीए होगा, और इसमें ग्रिड चार्जेस कितना लगेगा? ये भी महाराष्ट्र जालना से क्वेश्चन किया है मिस्टर गजानन सारस्वत ने। जिन्होंने ओपन एक्सेस के बारे में नहीं पता, मैंने सबसे पहला इस चैनल का वीडियो ओपन एक्सेस पे बनाया था। तो ओपन एक्सेस के लिए मिनिमम आपका जो पावर प्लांट का साइज होता है वो 1 मेगावाट होना चाहिए, और जो आपका कस्टमर होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मिनिमम 1 मेगावाट होना चाहिए। आपने लिखा है कि कम से कम कितने किलोवाट का पीपीए हो सकता है, तो आंसर सिंपल है, 1 मेगावाट का प्लांट मतलब 1000 किलोवाट, तो आपका 1000 किलोवाट इज द मिनिमम जो पीपीए हो सकता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, 1 मेगावाट का मिनिमम कस्टमर होना होगा आपको ओपन एक्सेस में जाने के लिए, महाराष्ट्र में और बाकी सारे स्टेट्स में भी। सिर्फ हरियाणा में 500 किलोवाट में भी आप ओपन एक्सेस में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इनका ही है जो इनका हमने फर्स्ट में लिया था, आजम का। मेरे पास 8.7 एकड़ लैंड है, एक पीस में मैं 2 मेगावाट प्लांट लगाना चाहता हूँ, उसमें 10 करोड़ का खर्चा आएगा। आउट ऑफ 10 करोड़ बैंक कितना देगा मुझे लोन? एंड अच्छा, ओके, अगर मैं अपने ज़मीन को गिरवी रखता हूँ तो ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आज के दिन में 1 मेगावाट प्लांट लगाने में 3.5 एकड़ के करीब ज़मीन लगता है, अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन 370 वॉट काइंड ऑफ मॉड्यूल जाते हैं। अगर आप मॉड्यूल्स ऊपर जाते हैं मोनोक्रिस्टलाइन बाईफेशियल, तो आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट कम होती रहती है। ज़मीन तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बजट भी लिख दिया है 10 करोड़ के करीब। मोटा मोटी आज के दिन में 1 मेगावाट लगाने में 3.5 के ऊपर 3.5 करोड़ के करीब का खर्चा आता है, उससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रांसमिशन लाइन कितना दूर है। आपका बैंक मिनिमम, अगर आप गवर्नमेंट पीपीए भी जा रहे हैं या फिर ओपन एक्सेस प्राइवेट पीपीएस में जा रहे हैं, बैंक्स आपको मिनिमम मैक्सिमम कुछ एरियाज़ में 70% तक ही लोन देता है। उसके ऊपर अगर आपको जाना है 75-80%, तो आपका पीपीए बहुत स्ट्रांग होना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। जनरली प्राइवेट पीपीएस में आपको मैक्सिमम 70% का ही लोन मिलता है। और इन एनी केस आप जो लिख रहे हैं ज़मीन में लैंड और प्लांट को गिरवी रख दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपका जब आप 70% लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एसेट है वो बैंक के पास है। दैट एसेट जो आप प्लांट लगा रहे हैं वो आपका नहीं है, वो बैंक के पास है। और जब आपका आप अगर बैंक रीपे नहीं करेंगे, लोन रीपे नहीं करेंगे, तो बैंक एक दिन आएगा और आपका वो प्लांट लेके इंसॉल्वेंसी में डाल सकता है। आई थिंक दिस आंसर इज क्लियर। एक और क्वेश्चन इन्हीं का है, हैव यू सीन एनी सोलर फार्म स्टार्टअप डूइंग लॉस? इफ यस, व्हाट इज द रीजन? यस, आई हैव सीन मैनी। आई थिंक आपका क्वेश्चन सोलर फार्म नहीं होगा, ये होगा सोलर कंपनी। मैंने बहुत कंपनीज देखी हैं सोलर में, जो लोग शुरू हुई हैं और बंद भी हो गई हैं, स्टार्टअप्स भी शुरू हुए बंद हो गए हैं। इसके वैरायटी ऑफ रीज़न हो सकते हैं। बिजनेस मॉडल वायबल नहीं होगा आपका, आपके जो एजम्पशंस आप बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लेते हैं वो कई बार गलत बैठ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल इश्यूज हो जाता है। स्टार्टअप्स में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू आता है वो है रनवे फंडिंग का, मतलब आपके पास कितने दिन का फंडिंग है। कई स्टार्टअप्स 3 महीने 6 महीने का फंडिंग आगे का लेके चलते हैं, पता चला वो फंडिंग खत्म हो गया, देन उसमें वायबल और उनको वो फिर से फाइनेंस रेज नहीं कर पाए, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैंने बंद होते देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष पतिदार का है from Indore. Why EPC companies are not ready to work in Kusum Yojana? Is there any 1 megawatt project in Madhya Pradesh? Okay. Why EPC companies are not ready to work? गलत क्वेश्चन है। EPC कंपनीज को आप 1 मेगावाट, ऐसी बहुत EPC कंपनीज हैं इंडिया में जो 1 मेगावाट करने के लिए रेडी हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं अपने चैनल में बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हज़ारों ईपीसी कंपनीज मिल जाएंगी जो 1 मेगावाट करने को रेडी होगी। आप शायद कहना चाहते हैं कि डेवलपर्स क्यों रेडी नहीं है कुसुम योजना करने के लिए। तो डेवलपर्स क्यों रेडी नहीं है, मैंने कुसुम योजना का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लिखा था इसके वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। नंबर 1, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे अगर कोई बड़ा डेवलपर है, वो अगर एक जगह में 50 मेगावाट, 100 मेगावाट या 500 मेगावाट कर सकता है, तो वो छोटे छोटे 1 मेगावाट नहीं करता है, बिकॉज उसमें उसका मैन पावर यूटिलाइजेशन सही से नहीं होता है, प्लस रिसोर्स मोबिलाइजेशन में भी इश्यूज आती हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो एफर्ट 1 मेगावाट लगाने में जाता है किसी डेवलपर का, सेम एफर्ट 100 मेगावाट में जाता है। सो this answers your first part कि why they are not doing it. Second is viability of 1 megawatt project की आज के दिन में इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बहुत stringent पैरामीटर्स में अगर आप बनाएंगे तो ही 1 मेगावाट में सक्सेस आता है। फिनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है प्रोजेक्ट का देखने के लिए कि वो वायबल है कि नहीं। अगर वो वायबिलिटी नहीं है तो फिर 1 मेगावाट में कोई हाथ नहीं डालता है जनरली, बड़े डेवलपर्स नहीं डालते हैं, छोटे डेवलपर्स स्टार्ट कर सकते हैं 1 मेगावाट से। प्रॉब्लम जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है फाइनेंसिंग की। बैंक्स जनरली फाइनेंस करना पसंद करती है बड़े प्रोजेक्ट्स जो सिक्योर्ड, जिसमें कैश फ्लो हो, जिसकी पार्टीज जो कोलैटरल देगी वो काफ़ी सिक्योर्ड हो, बैंक गारंटीज हो उसके साथ। जो छोटे 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट होते हैं जनरली वो, अगर आप कुसुम योजना लें या फिर कुसुम योजना की आपने बात की है, तो इसमें जनरली ऐसे लोग हैं जो फार्मर्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम इस लाइन में उतर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा था या प्राइवेट जॉब कर रहा था बट कुसुम योजना देख के वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। तो बैंक्स जनरली बिलीव नहीं करती ऐसे फर्स्ट टाइम स्टार्टअप्स को, इसीलिए उनको फाइनेंस भी नहीं करती। जो इंटरेस्ट रेट आपको एक बड़ा डेवलपर को मिलेगा वो एक छोटे फर्स्ट टाइम कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो आपको आपका वायबिलिटी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक छोटे प्रोजेक्ट्स को हो सकता है, इसीलिए बड़े डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट्स में नहीं आते हैं। बट ईपीसी कंपनीज आर ऑलवेज रेडी टू वर्क। आप उनको पैसे देंगे तो वो आके प्रोजेक्ट लगा देंगे। इज देयर एनी 1 मेगावाट प्रोजेक्ट इन एमपी? येस, देयर आर मेनी 1 मेगावाट प्रोजेक्ट इन एमपी, बट आई कैनॉट गिव यू द डिटेल्स इन दिस वीडियो। यू हैव टू गो टू आप मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एमपी मिल जाएगा, सोलर प्रोजेक्ट्स। आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकार धवाले का। हाय सर, वी आर प्लानिंग 2 मेगावाट ओपन एक्सेस पावर प्लांट एट कोल्हापुर, महाराष्ट्र, बट nowadays because of corona situation our consultancy company is unable to provide investor and customer. So in this situation what we can do, please guide us. So yes, so corona situation is really a very alarming situation. इसमें सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स की वाइबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया है बिकॉज ऑफ मैन पावर, मोबिलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल इश्यूज एंड ऑल। बट आपका जो क्वेश्चन है 2 मेगावाट का ओपन एक्सेस कोल्हापुर, इसमें आपके क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे आपने लिखा है कि इन्वेस्टर पैसे नहीं निकाल पा रहा है और कस्टमर भी नहीं है। सो अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आपका ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, बिकॉज ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट में आपको एक प्राइवेट कस्टमर चाहिए। कस्टमर के साथ आप पीपीए करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टर का रोल आता है। बेस्ड ऑन योर पावर परचेज एग्रीमेंट आपको कोई इन्वेस्टर आपकी फंडिंग करेगा। सो आपके पास अभी कस्टमर भी नहीं है और आप बोल रहे हो आपके पास इन्वेस्टर भी नहीं है। सो पहला स्टेप है, पहले प्रोजेक्ट का डिटेल इंजीनियरिंग कीजिए, डीपीआर बनाइए, महाराष्ट्र मेडा में रजिस्ट्रेशन कराइए, MSCTCL से कनेक्टिविटी करवाइए, उसके बाद कस्टमर ढूंढिए, उसके बाद इन्वेस्टर का रोल आता है, पहले नहीं आता है। सो आई होप दिस क्लियर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज, विवेक यादव का है। लैंडेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोलर, स्कोप ऑफ सोलर फार्म, सोलर पावर यूज एज पीक लोड विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आपने कुछ सवाल नहीं लिखा है, आपने ये सब वर्ड्स लिखे हैं। आई गेस यू वांट टू नो अबाउट दिस। लैंडेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोलर अगर आपको जानना है, मेरा एक डिटेल कोर्स है, फिनेंशियल मॉडल कैसे रन करना है, आप उस कोर्स को कीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल देता हूँ। आप उस एक्सेल शीट को करेंगे तो आपको कैसे लैंडेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकलती है वो आपको पता चल जाएगी। बिकॉज एक सोलर प्रोजेक्ट में बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे वो लैंडेड कॉस्ट चेंज होता रहता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, EPC प्राइसिंग, देन आपका डेट फाइनेंसिंग। सो इनको आप बदलते रहेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे तो आपका LCOE बदलता रहेगा, आप वो कीजिए। सेकेंड आपने लिखा है बैटरीज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर इस पर बनाऊंगा एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट।
सो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे फर्स्ट Q&A सेशन के क्वेश्चंस थे. आई होप मैंने सारे आंसर्स किए हैं एंड आपको ये आंसर्स ठीक लगे. सो इसके बाद आप लोगों के और भी कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम अगला सेशन करेंगे बाय द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर. और या आप लोगों को कब चाहिए सेशन, आप लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में. मैं आप लोगों की रिव्यूज़ जानना चाहता हूँ. एंड उसके बाद हम और वो करेंगे. मैं आई थिंक लाइव सेशन से बेटर यही है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको आंसर करूं. सो गिव योर सजेशन. आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई वांट टू सी हाउ इज द रिस्पॉन्स एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल define my future projects. So I hope a very safe good evening to all of you and have a good night. Thank you. Bye.